अब हमारी व्हाट इज सीरीज में जहां पे हम अलग अलग हर हफ्ते एक नई टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारी पहली एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं, इंस्टॉलेशन से लेकर हम हमारी पहली एप्लीकेशन तक और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं। उसी सीरीज में आज की वीडियो में हम देखेंगे मोंगोडीबी क्या होता है। मोंगोडीबी में भी मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं। पहले तो हम उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है उसका, उसमें हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम डेटाबेस से किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी एक बैकएंड टेक्नोलॉजी के साथ उसका कनेक्शन देखेंगे, ठीक है ना, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसका कनेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोंगोडीबी होता क्या है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि हम फेसबुक चलाते हैं या हम कोई शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा डेटा क्या होता है, कहीं ना कहीं पे परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपकी जो पोस्ट है उनके बारे में, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर होती हैं। वही चीज क्या होती है, डेटाबेस होती है, जहां पे आपका परमानेंटली डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है। अब डेटाबेस जो होता है वो कई तरह का होता है। एक होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें हम MySQL के बारे में पढ़ भी चुके हैं, उससे हम कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर चुके हैं, जावा सर्वलेट्स का कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो होता है ना, वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता है, ये NoSQL डेटाबेस होता है। मतलब इसमें हम डील करने के लिए हम SQL क्वेरीज का, इसमें हम इंटरेक्शन डेटाबेस से करने के लिए कोई SQL क्वेरीज का यूज नहीं करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक एक्सेल शीट्स जैसे होती है ना, तो वैसे टेबल्स के फॉर्म में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। अगर हम मोंगोडीबी की बात करें तो यहाँ पे जो डेटाबेस स्टोर होता है, हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। और वो कैसे स्टोर होता है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। तो कुल मिला के मोंगोडीबी जो है, पहली बात तो ये है कि रिलेशनल डेटाबेस से काफी हद तक अलग है। तो अब हम ये देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस और मोंगोडीबी में फिर क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने कभी रिलेशनल डेटाबेस का यूज किया हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि SQL में हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, एक टेबल को क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे एक स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना है, जिसमें हमारी पहली फील्ड क्या है, आईडी। भाई हमने बता दिया कि पहली फील्ड होगी आईडी, जिसमें हम इंटीजर स्टोर करेंगे। दूसरी फील्ड होगी नेम, जिसकी जो डेटा टाइप है वो है वैरकर, मतलब हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे। फिर एज, अगेन इंटीजर है। इसी तरह से ग्रेड, अगेन क्या है, वैरकर है। तो एक तरह से क्या हो जाती है, टेबल क्रिएट हो गई आपने। तो क्या हुआ, इस तरह की एक एम्प्टी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे हम आईडी इंसर्ट करेंगे, देन नेम इंसर्ट करेंगे, देन एज इंसर्ट करेंगे, इसी तरह से हम ग्रेड इंसर्ट करेंगे। अब डेटा को इंसर्ट करने के लिए, एक रो पूरी इंसर्ट करने के लिए हम इस तरह की कोई सी कमांड इंसर्ट क्वेरी क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। अगर आपको SQL आती भी है तो भी ठीक है, नहीं भी आती है तो ओवरव्यू आपको मिल ही जाएगा रिलेशनल डेटाबेस का, ओके। तो ये आईडी में चला जाएगा, ये जो नेम में चला जाएगा, एज में 15 चला जाएगा, और ग्रेड में क्या चला जाएगा, 10th चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। तो ये तो था रिलेशनल डेटाबेस की बात, ओके। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मोंगोडीबी की, जिसमें मैंने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में क्या जाता है, डेटा जाता है। तो उसमें अगर मुझे क्या करना है, इसी तरह के डेटा को स्टोर करना है, तो यहां पे हम क्या देते हैं, पहले फील्ड का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम पहले क्या कर रहे हैं, फील्ड का नाम दे रहे हैं और उसके बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दे रहे हैं। तो फील्ड का नाम आईडी, अभी अंडरस्कोर क्यों लगाया है हमने, ये जब हम प्रैक्टिकल आज की वीडियो में करेंगे तो बता दूंगी। फील्ड का नाम क्या है, आईडी है, उसकी वैल्यू है 1। अगेन दूसरी फील्ड का नाम नेम है और उसकी वैल्यू है जॉन, ठीक है। जहां स्ट्रिंग्स है वहां डबल कोट लगाए, ठीक है। इसी तरह से अगली फील्ड की जो आईडी है, सॉरी, फील्ड का नाम है एज, उसकी वैल्यू है 15। फील्ड का नाम है ग्रेड और उसकी वैल्यू क्या है, 10th है। अब यहां पर तो आपने देख लिया, तो इस चीज को बोला जाता है एक डॉक्यूमेंट। ये चीज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब इस तरह के बहुत सारे अगर हम दे देते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देते हैं, तो वो क्या होता है, एक कलेक्शन बन जाता है। कैसे, अभी हम सब देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया कि ये क्या है, इस तरह से हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मोंगोडीबी में देंगे, और जो प्रीवियस वे मैंने बताया था उस तरह से हम MySQL या SQL सर्वर में क्या देंगे, रिलेशनल डेटाबेस में एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक। टर्म्स जो आपको समझनी चाहिए वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि मैंने बताया
कि यहाँ पे अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को रिकॉर्ड को स्टोर किया, लाइक आईडी में दे दिया, रिलेशनल डीबीएमएस की पहले मैं बात कर रही हूँ, आरडीबीएमएस की, लाइक आईडी आपने दे दिया 1, नेम में आपने दे दिया ABC, फिर आपने एज में दे दी 20, ग्रेड में दे दिया 12 समथिंग, कुछ भी दे दी, मतलब ठीक है ना। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, एक रो कहलाएगी। ये जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, एक रो बोलेंगे। अगर हम इसी चीज की बात करें, यहाँ पे भी आपने एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर किया, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हो, तो ये क्या बन गई, हमारी टेबल बन गई, ठीक है। लेकिन हम मोंगोडीबी के कंसेप्ट में बोले तो उसको क्या बोला जाता है, कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आप स्टोर करो तो उसके लिए आपको कलेक्शन बनाना पड़ता है। आप डायरेक्टली रिकॉर्ड्स को स्टोर कर दो, क्या बनेगा, एक कलेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को क्या बोल रहे हैं, कॉलम बोल रहे हैं। लाइक आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, ग्रेड एक कॉलम है। यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कौन सा बेटर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक डिफरेंस आपने देख ही लिया, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और चीजों की, मतलब अगर हम बात करें मोंगोडीबी के बेनिफिट्स की, तो ये इसका जो स्कीमा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसे फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे कि आपने देखा था कि हम रिलेशनल डीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में हम क्या करते थे, हमने बता दिया कि हम आईडी, नेम, एज और ग्रेड देने वाले हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये चारों वैल्यूज देनी पड़ेंगी। अगर मैं ये चारों वैल्यूज नहीं देती हूं, सपोज मैंने ग्रेड नहीं दी, तो वहां पे नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं अगर चाहती हूँ कि नहीं, अब मुझे ना स्टूडेंट का एड्रेस भी स्टोर करना है, तो अगेन मुझे स्कीमा में जाके क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। स्कीमा मतलब मुझे टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो मैंने बताया था कि सिर्फ 4 ही कॉलम्स में देने वाली हूं, मैंने इस तरह से 20 रोज को, 20 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर भी कर दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे स्टूडेंट का एड्रेस भी देना चाहिए, तो मुझे टेबल को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब टेबल मॉडिफाई करना आपको लगेगा इट्स वेरी सिंपल, तो पहले के जो मैंने 20 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर किए थे, वहां पे एड्रेस में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है, दिख रहा है कि वहां पर स्कीमा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्कीमा लेस डेटाबेस होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही 4 कॉलम्स देने पड़ेंगे, ये चारों कॉलम्स देने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो किसी स्टूडेंट का सिर्फ आईडी और नेम ही स्टोर करना है, यू कैन डू इट, ओके। तो आपने क्या किया, पहले स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिया आपने, जिसमें आपने सिर्फ नेम और एज दिया। फिर आपका मूड हुआ कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, दूसरे स्टूडेंट में नेम, एज और हॉबी देना है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि आपको आईडी भी देना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा क्या था, ग्रेड भी देना पड़ेगा। तो ये हम क्या बोलते हैं, स्कीमा लेस है। जो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, यू कैन डू, ओके। जो बेनिफिट है वो है हाई स्केलेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो 2 तरह की स्केलेबिलिटी होती है, एक होती है वर्टिकल, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होती है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स किसी भी की भी हम बात करें, ठीक है, जब आपके डेटा जो है, रिकॉर्ड्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि एक ही सर्वर पे आप लोड को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि आपके पास एक टीचर है, ठीक है ना, अब आपके जो है क्लासेस बढ़ती जा रही है, तो एक ही टीचर को बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप क्या करो, अलॉट कर दो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, वर्टिकल स्केलेबिलिटी बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोंगोडीबी की, तो वहां पे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होती है। जब लोड अगर बढ़ रहा है ना, तो आप क्या करो, सर्वर्स को बढ़ा दो और सर्वर्स में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर्वर्स में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है शार्डिंग, ठीक है। क्या बोलो, ये कंसेप्ट यूज होता है, शार्डिंग का कंसेप्ट यूज होता है, जो कि मैंने आगे की स्लाइड में ले रखा है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपके पास क्या है कि आप फेसबुक ही मान लेते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि हम एक ही सर्वर पे लोड बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, वर्टिकल शार्डिंग हुआ, मतलब वर्टिकल स्केलिंग हुआ, ठीक है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का क्या होगा, एक सर्वर पे हमने क्या किया, सिर्फ इंडिया का डेटा सेट स्टोर किया, दूसरे सर्वर पे हमने यूएसए का डेटा सेट क्या किया है, स्टोर किया है, ठीक है, मतलब डेटाबेस को क्या किया है, स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को ही क्या बोला जाता है, शार्डिंग, और इसी की वजह से क्या होती है, हाई स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है ना।
तो वर्टिकल में एक पे लोड बढ़ाना, हॉरिजॉन्टल में क्या कर लेना, सर्वर्स को बढ़ा लेना और हमारे जो डेटाबेस है उनमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये क्या होता है हमारा MongoDB का क्या होता है, एडवांटेज होता है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शार्डिंग, तो वो जो होता है ना छोटे छोटे डेटा सेट्स होते हैं जिनमें हमने डिवाइड किया, उन्हीं को क्या बोला जाता है, शार्ड्स बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी का देखो, हम पहली बात तो हम एक सर्वर पे लोड ना बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेटा इज अवेलेबल। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डेटा का, ठीक है ना, मतलब कुछ कॉपीज को, डुप्लीकेट कॉपीज को क्या रखा जाता है, अलग अलग सर्वर्स पे रखा जाता है। तो अगर एक सर्वर का फेलियर होता है तो दूसरे सर्वर पे आपको डेटा मिल जाएगा, इसीलिए डेटा की क्या होती है यहाँ पे, हाई अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर होता है वो होता है जियो स्पेशल क्वेरीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्वेरीज, जैसे कि सपोज आपको कोई क्वेरी इशू करनी है, शो ऑल द स्टूडेंट्स विदिन 5 किलोमीटर ऑफ यूजर्स लोकेशन, तो इस तरह की क्वेरीज आप MongoDB में या हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड DBMS में हम आराम से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को भी आराम से स्टोर कर सकते हैं, किसमें, हमारे MongoDB में, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस की बात नहीं कर रही, मैं एडवांटेजेस बता रही हूँ आपको किसके, हमारे ये जो JSON बेस्ड डेटाबेसेस या जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस हैं उनके मैं क्या बता रही हूँ, आपको एडवांटेज बता रही हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा कैसे, जैसे मुझे क्या करना है, एक कस्टमर के ID को स्टोर करना है, उसके नेम को स्टोर करना है और भी बहुत सारी डिटेल्स को स्टोर करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसकी कार्ड को स्टोर करना है। तो अगर आप रिलेशनल डेटाबेसेस में देखोगे तो वो जो कंसेप्ट होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल्स को स्टोर करना है। लाइक क्या आ गया, कार्ड का भी ID आ गया, फिर कार्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसकी क्या है, या सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स नहीं, कार्ड के अंदर जो पहला आइटम है उसका नेम क्या है, फिर उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करना चाहते हो, दूसरे प्रोडक्ट का ID स्टोर करना चाहते हो, ओके। इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट का नेम स्टोर करना चाहते हो, फिर आप दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर करना चाहते हो। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को हम क्या कर सकते हैं, MongoDB में या डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस में इजीली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके बेनिफिट्स तो देख लिए कुछ, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं कि हम किस तरह से MongoDB पे वर्क कर सकते हैं। अब टर्म्स जो आपको समझनी चाहिए वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को रिकॉर्ड को स्टोर किया, लाइक ID में दे दिया, रिलेशनल DBMS की पहले मैं बात कर रही हूँ, RDBMS की, लाइक ID आपने दे दिया 1, नेम में आपने दे दिया ABC, फिर आपने एज में दे दी 20, ग्रेड में दे दिया 12 समथिंग, कुछ भी दे दी, मतलब ठीक है ना। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, एक रो कहलाएगी। ये जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, एक रो बोलेंगे। अगर हम इसी चीज की बात करें, यहाँ पे भी आपने एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर किया, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाएगा, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हो, तो ये क्या बन गई, हमारी टेबल बन गई, ठीक है। लेकिन हम MongoDB के कंसेप्ट में बोले तो उसको क्या बोला जाता है, कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आप स्टोर करो तो उसके लिए आपको कलेक्शन बनाना पड़ता है। आप डायरेक्टली रिकॉर्ड्स को स्टोर कर दो, क्या बनेगा, एक कलेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को क्या बोल रहे हैं, कॉलम बोल रहे हैं। लाइक ID एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, ग्रेड एक कॉलम है। यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। अब आज हम इंस्टॉलेशन से लेके सारे कलर्ड ऑपरेशंस पढ़ेंगे, दैट इज क्रिएट डेटाबेस जिसमें हम डेटा डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, कलेक्शन क्रिएट करना, रीड डॉक्यूमेंट जिसमें फिल्टर्स लगाना, एडिट डॉक्यूमेंट जिसमें हम किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, और हम और भी इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस रहेंगे, और किस तरह से हम डिलीशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कलेक्शंस को डिलीट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वर्ड से यूज टू नहीं है तो डॉक्यूमेंट इज इक्विवेलेंट टू दोस, ओके। तो हम ये सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम MongoDB को इंस्टॉल करें। तो MongoDB शेल पे हम काम करने वाले हैं, हम कोई GUI इंटरफेस के साथ काम नहीं करेंगे जिसके लिए कॉम्पास का यूज किया जाता है, लेकिन हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको करेंगे, शेल मोड में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MongoDB शेल हमें क्या करना है, Mongo SH उसको बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या कर लेना है, हमें डाउनलोड कर लेना है विंडोज के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ओके। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना सिस्टम सेलेक्ट करना है।
तो आपको यहाँ पे विंडोज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। तो हम चले गए यहाँ पर डाउनलोड्स में। ओके, आपको क्या करना है, ये मोंगोडीबी आ चुका है, इसको क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ये फोल्डर हमें मिलेगा। अब हम इंटरेस्टेड किस में, बिन फोल्डर में है। इसको हमें क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल्स में क्या करना है, ऐड करना है। तो आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे, वेरिएबल्स में जाएंगे, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पाथ में आके डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी क्या है, एडेड है। अगर आपके एडिट नहीं है, मतलब आप पहली बार ही ऑब्वियसली ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इस पे किसी ब्लैंक सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज पे जाके, अभी जो हमने पाथ देखा था ना, तो हम कहाँ पे गए थे, डाउनलोड्स में गए थे। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको भी डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। दिस पीसी में गए हम, डाउनलोड्स में गए और कहाँ पे था हमारी मोंगोडीबी। देन इसके अंदर क्या है, ये फोल्डर है और इस बिन को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके 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 करके ऐड कर देना है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, ठीक है ना। तो अब हम कहां पे, इन सबको क्लोज करके हम कहां पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मोंगो sh लिखना है, ठीक है। यहाँ पे sh स्टैंड्स फॉर शेल। ओके, ये लिख देना है। अब अगर आपने सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ को ऐड किया होगा ना, तो ही ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे आ चुका है, प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, कमांड्स को इशू करते जाना है और हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी पे काम करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको क्या करना है, कॉलेज का डेटाबेस पे वर्क करना है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूज कॉलेज लिख दिया। ओके, एंड डेटाबेस को क्रिएट नहीं किया, जस्ट आप यूज लिखो और जो भी आपके डेटाबेस का नाम देना है वो दे दो, तो हम उस डेटाबेस पे स्विच हो चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या कलेक्शन क्रिएट करना है। जैसे कि हम टेबल बोलते हैं ना RDBMS में, तो वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे db डॉट क्रिएट कलेक्शंस। तो यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट कलेक्शन, C शुड बी कैपिटल, और यहाँ पर कलेक्शंस नहीं, कलेक्शन। और सपोज मुझे इसके अंदर ना एक स्टूड करके कलेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया स्टूड। ओके, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, ओके आ गया, मतलब आपका कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस कलेक्शन में मुझे रोज दैट इज डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है। मैं रोज या ये वर्ड्स क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि आई अज्यूम कि आप लोग RDBMS से क्या है, यूज टू हैं। ओके, तो जहां हम वहां रोज बोलते हैं, हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा db डॉट स्टोर्ड और डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट 1। अगर मुझे एक रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट 1। अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री हैं। जैसे मुझे क्या करना है, पहली जो फील्ड देनी है वो देनी है मुझे नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा, कॉलन लगाया और यहाँ पर मैंने क्या दे देना है, जैसे जो भी मुझे नाम देना है। सपोज मैंने मेरा ही नाम दे दिया, भूमि नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी फील्ड मुझे देनी है, सपोज उसकी ग्रेड देनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रेड, मतलब वो कौन सी क्लास में है, तो यहाँ पे ग्रेड। और अगर आपका जो ग्रेड है वो सिर्फ एक नंबर है तो आप विदाउट सिंगल डबल कोट्स लिखिए, ठीक है। अगर वो नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी, मतलब वो स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स का यूज करना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, उसके 3 सब्जेक्ट्स में, 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स देने हैं। ओके, तो हमें मार्क 1 मार्क 2 ऐसा कुछ दूं, उससे बेटर क्या आ जाता है कि हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ओके, और हम एक अरे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉलन लगाया और यहाँ पर मैंने एक अरे का यूज किया। लाइक यहाँ पे मैंने दे दिए 23 एक सब्जेक्ट के मार्क्स, 45 दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, 33 तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स। ओके, इसी तरह से हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वैसे की कर्ली ब्रैकेट की एंडिंग की, ये मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस की एंडिंग की, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आया, एक्नॉलेज आया, मतलब एक्नॉलेजमेंट आया कि ट्रू, मतलब इंसर्ट हो चुकी है। और उसका जो आईडी है, यूनिकली जो आइडेंटिफाई करेगा वो क्या है, इसको ये वाला अलॉट हुआ है। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। अब अगर मैं ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना चाहती हूँ तो हम क्या लिखें, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे db डॉट इंसर्ट, सॉरी पहले मुझे नाम देना है कौन से वाले में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले हम स्क्रॉल डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, db डॉट इंसर्ट और यहाँ पे लगा दिया मैनी। और अब मैं वापस भूल गई, db डॉट स्टूड डॉट इंसर्ट मैनी हम यहाँ पे लिखेंगे।
ओके और फिर यहाँ पर जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था ना, वैसे अब हम क्या देंगे, अरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं। ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाया, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, अरे हम अब एक स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहला डॉक्यूमेंट अगेन मेरा क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है वही नेम देना है मुझे, एन कैपिटल दिया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या दे देना है, नेम दे देना। ये बार बार स्क्रॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दे देना है, नेम दे देना है। और फिर यहाँ पर नेम की वैल्यू मैंने दे दी सपोज ABC, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं तो मैंने दे दी ABC, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट क्या देना है, यहाँ पे ग्रेड देनी है, या सपोज मुझे ना स्टूडेंट की ग्रेड नहीं देनी है, ठीक है, इसका मैं क्या देना चाहती हूँ, एड्रेस देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस। ओके और इसका जो भी मुझे एड्रेस देना है, सपोज NMH फॉर नीमच, ओके तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, NMH लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो कॉलम्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगेन मुझे क्या देने हैं, मार्क्स देने हैं। अब मार्क्स मुझे कितने देने हैं, सपोज 3 सब्जेक्ट्स के ना देके मुझे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 44 दे दिए, 55 दे दिए, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो हो गया मेरा पहला डॉक्यूमेंट। अब मुझे साथ ही एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देती हूँ कि मुझे क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। इन दोनों को मुझे साथ में इंसर्ट करना है, तो पहले ये अरे ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज किया और फिर सेमीकोलन लगा के एंटर किया। तो ये भी क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं और दोनों के ये ऑब्जेक्ट आईडीज आ चुके हैं। ओके तो अभी तक हमारे इस कलेक्शन स्टूड कलेक्शन में 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, इतने इनफ है अभी तक काम करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, फाइंड का यूज करेंगे, मतलब हमारा क्रिएशन हैज बीन कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, रीड पे स्विच कर, रीड पे आते हैं। ओके रीड करने के लिए पहले तो मैं क्या करती हूँ, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे एक साथ देखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी db.stored .find का मैं यूज करूंगी। ओके और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके जो तीनों डॉक्यूमेंट्स थे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके ये है हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स, एक में मार्क्स नहीं है एंड ऑल, तो आप देख सकते हो 3 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये ABC, ये भूमि और एक और शायद था, वो कहाँ गया, हाँ ये रहा PQR। ओके तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, और ये आईडी क्या है, ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंडरस्कोर है। ओके मतलब सिस्टम रिजर्व फील्ड्स जहाँ पे होती है वहां पे अंडरस्कोर लगता है, ठीक है। अगर आप खुद आईडी इसमें देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ओके तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चीज पे। अगर हमें क्या लगाने हो, फिल्टर लगाने हो, मतलब मैं ये सारी तीनों रोज नहीं देखना चाहती हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। तो पहले हम कॉलम फिल्टर लगाते हैं, फिर हम रो फिल्टर लगाएंगे। तो पहले मैंने लिखा db.find, मतलब stud.find, जो मेरा ये टेबल का कलेक्शंस का नाम है वो .find। अब यहां पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पहले मैंने ये क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया। ओके इसके बाद में मैंने ना यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दी है, मतलब अभी मैं रो फिल्टरिंग नहीं दे रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ, सिर्फ कॉलम फिल्टरिंग दे रही हूँ। तो अभी कॉलम फिल्टरिंग किस तरह से हम देते हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे आईडी भी हमेशा दिख रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, सिर्फ नेम और एड्रेस दिखना चाहिए या नेम और ग्रेड दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे सबसे पहली मेरी फील्ड क्या है, नेम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और कॉलन लगा के लिख दिया 1, मतलब वो दिखना चाहिए, ट्रू को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर ID और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0, क्या लिख दिया है मैंने, यहाँ पे 0 लिख दिया है, ठीक है। अब एक और चीज, ऐसा देखो ये हम की वैल्यू पेयर्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि की के अराउंड आपको डबल कोट्स देने हैं। यहाँ पे नेम है, एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर एक स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स देने हैं। ओके अब यहाँ पे मैंने लिखा db.stud.find रो फिल्टरिंग, तो अब यहाँ पे मैंने stud.find में लिख दिया कि यहाँ पर नेम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ABC होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलन लगाया और नेम क्या चाहिए हमें, ABC चाहिए। ओके तो ये हमने लिख दिया और ये एंडिंग की। तो अब रिजल्ट में आप देख सकते हो जिनका भी नेम ABC है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं। ओके अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें जो और भी फिल्टरिंग हम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टरिंग करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने रो फिल्टरिंग भी देख ली, कॉलम फिल्टरिंग भी देख ली। अब अगर आपको कुछ और ऑपरेशंस लगाने हैं, लाइक ग्रेटर देन, मतलब जिनके मार्क्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, 44 से ज्यादा होने चाहिए,
तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें $GT का यूज करना होगा। अगर इसी तरह से लेस देन चाहिए तो $LT का हमें यूज करना होगा। तो वो कौन सा लगाया है कि जिनके मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो, वो आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे db.stud.find हमने लिखा। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, db.stud.find लिखा। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना होता है ना, कर्ली ब्रेसेस में लिखना होता है। तो आपने यहाँ पे क्या दिया, कर्ली ब्रेसेस में मार्क्स दिया। अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 50। तो ग्रेटर देन आपकी क्या हो जाती है, एक तरह से की हो जाती है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 50 हो रही है। तो अगेन उसको मुझे कर्ली ब्रेसेस में देना है $GT। ओके, और फिर उसकी वैल्यू क्या है, 50। भाई 50 से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड आया जिसका नाम क्या था, ABC था। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो जो भूमि है उनके जो मार्क्स हैं वो 23, 45, 33 हैं। फिर अगर आप ABC देखो तो उनके मार्क्स क्या हैं, 44 और 55 हैं। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड देखो तो उसमें सिर्फ ग्रेड ही है, तो इसीलिए सिर्फ कौन सा फैच होके आया था, ये वाला फैच होके आया था। ठीक है, अब हम दूसरा, अब आपने देख लिया कि हम इस तरह से फिल्टरिंग कर सकते हो, और भी आपको जो फिल्टरिंग करनी हो वो कर सकते हो। लेकिन अभी की वीडियो में, आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, ओनली बेसिक्स देख रहे हैं। अब बात आती है हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मुझे क्या अपडेट करना है कि किसी वही जिसका नाम ABC है उसकी ग्रेड को मुझे क्या सेट कर देना है, 11 सेट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, db.stud, मेरे कलेक्शन का नाम, डॉट और अपडेट 1। मुझे एक ही अपडेशन करना है, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में अपडेशन करना है, तो अपडेट 1 मैंने लिखा। ओके, इसके बाद सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जिसका नेम क्या होना चाहिए, ABC होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, कैपिटल में था वो। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसी में होती है, सब में होती है। हाँ, तो यहाँ पर हम कहाँ आ गए, यहाँ पर मुझे देना है नेम, तो ये नेम दे दिया। नेम क्या होना चाहिए, मतलब पहले मैं बता रहे जहां पर नेम क्या होना चाहिए, ABC हो, तो ABC। अब इसका ना बेनिफिट ये है कि मान लिया कि ABC जो है उसमें कोई ग्रेड हो ही ना, ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ग्रेड को ऐड कर दिया जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, पहले ABC के लिए करके देखते हैं। देखो ABC में अभी ग्रेड करके कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया ABC, और उसकी मुझे क्या सेट करनी है, ग्रेड सेट करनी है। तो अब हम $set का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, कॉमा लगाया, और फिर यहाँ पर मैंने लिख देना है $set, SET, मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है, तो ग्रेड को 11 सेट करना है। तो अगेन की वैल्यू पे रहा है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रेड, और ग्रेड को सेट क्या करना है, मुझे 11 सेट कर देना है। ठीक है, आपका पहले इस ग्रेड की क्लोजिंग हुई, फिर सेट की क्लोजिंग हुई, फिर ये ब्रैकेट की क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब आपने क्या किया, एंटर किया, एक्नॉलेज ट्रू आया, इंसर्ट ID नल आया। क्यों आया अभी हम देख लेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड का यूज करते हैं। तो db.stud.find हमने किया, तो अब आप देखोगे कि उसका आई थिंक ग्रेड जो है वो क्या हो गई होगी, ऐड हो गई होगी। तो आप देख सकते हो कि अब ABC जिनका नाम था उनकी ग्रेड 11 आ चुकी है। अगर मैंने यहीं पे ABC की जगह भूमि लिखा होता तो उनकी ग्रेड 10 से क्या हो गई होती, 11 हो गई होती। तो आपने इस एक ही ऑपरेशन में क्या देख लिया कि अगर कोई सा कॉलम, कोई सी फील्ड नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह से वो ऐड हो जाती है। अगर वो फील्ड है तो सही, मुझे अपडेट करना है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती, नेम में भूमि लिख देती, तो भूमि की ग्रेड ऑलरेडी क्या है, 10 है, तो वो क्या हो जाती, 11 हो जाती। अब यही मुझे ना अपडेट मैनी करना है। मुझे क्या करनी है, सबकी जो ग्रेड है ना उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, प्रमोशन देना है। तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे db डॉट, और यहाँ पे वही हमारा स्टूड जो है कलेक्शन है, डॉट अपडेट मैनी का अब मैं यूज करूंगी। तो अपडेट मैनी, आप ध्यान देना किसी भी फंक्शन में पहला वर्ड पूरा स्मॉल है और दूसरे जो वर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके, तो अपडेट मैनी यहाँ पे मैंने लिखा। अगेन मेरा वही है, नेम क्या होना चाहिए, नेम वगैरह नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देना है। मुझे क्या करना है कि सभी की जो ग्रेड है वो क्या कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देनी है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, db.stud.update मैनी। यहाँ पे कोई रो फिल्टर नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे सभी को अपडेट करना है। आप चाहो तो यहाँ 2 फिल्टर लगा सकते हो, क्योंकि मान लिया कि कोई सी 2-3 दोस्त को अपडेट करना है, तो वहां जो कंडीशन आपको देनी है वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा $INC फॉर इंक्रीमेंट, और क्या करना है, ग्रेड को क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। ग्रेड 1 सेट नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, $INC लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे हम आए, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटर किया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल जो है मैच्ड काउंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मॉडिफाइड काउंट भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मेरी एसक्यूएल की हैबिट है इसीलिए मैं लगा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा db.stud.find। अब मैं चेक करती हूँ सबकी ग्रेड किस तरह से अफेक्ट हुई है। ओके, तो आप यहाँ पर फाइंड भी तो किया था मैं फिर से एक बार लिखती हूँ, तो आप देखोगे कि सबकी ग्रेड जो है वो अपडेट हो चुकी होगी। मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ db.stud.find मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सभी की ग्रेड क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, देखो भूमि की ग्रेड 11 हो गई, यहाँ पर एबीसी की ग्रेड 12 हो गई, पीक्यूआर की ग्रेड 11 हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और एबीसी थे जिसमें कोई ग्रेड थी ही नहीं, तो वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, और वो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ओके, कि बाय डिफॉल्ट उसकी ग्रेड को 0 अज्यूम किया जा रहा था। ओके, अब हमने क्रिएट, रीड, एडिट ये तो देख लें, देखो बेसिक चीजें हमने देख ली हैं। ओके, मतलब आप यूज टू हो जाओगे, इस पे काम करना आप सीख जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिलीशंस। तो यहाँ डिलीशन में भी हम उसी तरह से फिल्टर्स लगा के डिलीट 1 भी कर सकते हैं, डिलीट मैनी भी कर सकते हैं। डेटा आपके सामने डॉक्यूमेंट्स दिख ही रहे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं db.stud. और यहाँ पे मैं सिर्फ एक डिलीशन करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, एक डिलीट लिखा है, डिलीट 1 लिखा है। अब मैं क्या ऐसा डिलीशन करूं, तो सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ, देखो इनकी ग्रेड क्या है, 11 है, इनकी क्या है 12 है, और इनकी क्या है 11 है। तो मैं ग्रेटर देन 11 करके भी दे सकती हूँ, ठीक है। और मैं चाहूं कि नहीं जिसकी ग्रेड जो हो वो 1 हो, वही डिलीट होना चाहिए, तो चलो हम उसी को डिलीट कर देते हैं। तो अगेन मेरा यहाँ पे फिल्टर लगेगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, ओके, जो कि मेरा क्या है, फील्ड का नाम है। और सॉरी, नेम नहीं देना था मुझे, क्या देना था, ग्रेड देनी थी, ठीक है। तो चलो हम भूमि को ही डिलीट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नेम में लिखा और यहाँ पे लिख दिया BHOOMI लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसकी एंडिंग की, तो आप देख रहे हो कि भूमि वाला जो रिकॉर्ड था वो क्या हो चुका है, यहाँ से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसी तरह से आप डिलीट मैनी का यूज करके जिनकी ग्रेड जो है वो 10 से ज्यादा हो, ऐसे कोई सी आप कंडीशन लगाना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो हम एक एक करके सारे ही डिलीट हो जाएगा इस तरह से, तो ठीक है। तो आप डिलीट मैनी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको लिख के बता देती हूँ। हम लिखेंगे db.stud और .delete मैनी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम चाहते क्या है, जिनकी ग्रेड 10 से ज्यादा हो वो डिलीट हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं डिलीट करूंगी, सिर्फ आपको लिख के बता रही हूँ। तो हमारा जो फिल्टर लग रहा है वो किस पे लगना है, तो ग्रेड पे लगना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड, ठीक है। इसके बाद में, और जी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ग्रेड लिख देंगे, ओके। तो ये हमने लिखा GRADE, ओके। और यहाँ पर हम क्या देना चाहते हैं, ग्रेटर देन, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $GT, आप लेस देन चाहो तो लेस देन दे सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, इस बार LT लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, LT लिख दिया, मतलब लेस देन। और लेस देन हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। इस तरह से क्या होगा, एक ही क्या होगा, रिमूव होगा। तो लेस देन 10 मैंने लिख दिया, और इसकी क्लोजिंग की, एक और क्लोजिंग की, ठीक है। अब हम इसको एंटर करके देखते हैं। तो आप क्या देखोगे कि क्या डिलीट हो गई है, एक रो जो हो गई होगी वो डिलीट हो चुकी होगी। आप एक बार फाइंड करके भी इनको देख सकते हो, ठीक है। तो डिलीटेड काउंट क्या आया है, 1 आया है। नेक्स्ट आता है कि हम पूरी ही क्या करना चाहते हैं, पूरे कलेक्शन को ही डिलीट करना चाहते हैं। तो अब आएगा हमारा db डॉट, और यहाँ पे दे दिया मैंने डिलीट, और यहाँ पे आप डिलीट मैनी कर सकते हो, तो ये मैनी लिख दिया। और अब हमारा जो ये फिल्टर है हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो डिलीटेड काउंट कितना आएगा, db.delete many is not defined, क्योंकि मैं बार बार क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे स्टूड जो है वो डेटाबेस का नाम मैं नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे कलेक्शन का नाम नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, मुझसे गलती बार बार हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने एंटर किया, तो आप देख रहे हो कि हमारा जो पूरा कलेक्शन है, मतलब उसकी सारी रोज क्या हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है।